आप सबका स्वागत है आज जो स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कहानी लेकर आया हूँ, उसका नाम है बड़े भाई साहब। लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो लाला धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। तो उन्होंने जो अब तक साहित्य और इनकी जो रचनाएं की हैं उसमें कुल 320 कहानियां हैं और 14 उपन्यास हैं। तो एक किस्सा है इनके बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी आर्थिक तंगी के शिकार रहे हैं, लेकिन महाराजा अलवर ने जब उन्हें उस जमाने में 400 रुपये महीना वेतन, मोटर और बंगले वाली नौकरी की पेशकश की तो उन्होंने नामंजूर कर दिया था। बॉलीवुड ने उन्हें फिल्मी पटकथा लिखने के लिए भी बुलाया, लेकिन वहां की रीति नीति से समझौता न करने के कारण बंबई छोड़कर वापस बनारस आ गए थे। और उनकी जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर काउंसिल चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इसे नामंजूर कर दिया और कहा कि मेरा काम काउंसिल में काम करने वालों की समालोचना करना है। तो ऐसे थे मुंशी प्रेमचंद जी, बड़े ही अपनी स्वाधीनता पर विश्वास रखते थे। तो आइए उनकी कहानी सुनते हैं। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद में खूब मजबूती डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी स्पेशल: अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझने के लिए मेरा छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार, कभी आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल है, कि जो चाहे पढ़ ले? नहीं, ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते ऐसे। तो यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देख कभी सबक नहीं लेते। अरे मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो।
अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-2, 3-3 साल ही लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह अंग्रेज उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ये लताड़ सुनकर आंसू बहने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा से जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए कैसे काम करूं, कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद के लिए मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम और 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल के उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, सारी बात वो वॉलीबॉल की तेज और फुर्ती मुझे अघात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़े पुस्तकों किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब की नसीहत और फजीहत का ध्यान आता और उनको ये अवसर भी मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, मगर कमरे से इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था ना। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और वो भी पहले प्रथम दर्जे में आया था मैं। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार जल्द ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोग मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना फूल जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का जो साहस था, ना होने पर भी मेरे रंग ढंग साफ जाहिर होते थे कि भाई साहब का वो जो आतंक है वो मुझ पर नहीं रहा।
भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मौनो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का ही ना रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीम उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशानों तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू भर पानी देने वाला ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसे ये अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अरे साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर गिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाने पे पड़ जाता है। उससे क्या कुछ सफल खिलाड़ी हो जाता है क्या है? सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान है? 8 हेनरी होके गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन भागों को तो नाम भी न छूटते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम तय्यम चरम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी मुमतहीनों से क्यों नहीं पूछता आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है? और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून कसते हो? अरे दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट जाए, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लिंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना। हाँ, पूछिए इसका प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। अरे जरा सी बात को 4 पन्नों में कोई कैसे लिखे? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? अरे मैं तो हिमाकत समझता हूं। यूं तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी जो कुछ कहना चाहता हो झटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो।
अरे समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अरे ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते नहीं तो। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, ये उल्टी बात है कि नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है, और उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हुआ हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने कि ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्ररेखा खींची थी, उसने मुझे भयभीत कर दिया। अरे कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भाग गया, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर में उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब से 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार में ही डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब के भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, और शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब से जो डर था ना, वो थोड़ा बहुत कम हो गया था। वो ही बंद हुआ। मुझे एक नया शौक हुआ, कनकइये उड़ाने का, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याओं का गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन में उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झूमता पतन की ओर चले जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग की साग की आकाश में
उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ड्रम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ वहीं पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अरे मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है ना, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA MPhil या PhD ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा से हमें समझाने और सुधारने का उन्हें हमेशा अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा और रहेगा। अमेरिका में किस तरह राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अरे भगवान ना करे मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का भार कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज मैं और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अरे अपने हेडमास्टर्स को ही देख लो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। अरे पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान ये ख्याल दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हो आया और भाई साहब के मेरे प्रति मान और श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको ये कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा, कनकौआ उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है।
संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, और मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो ये थे मेरे बड़े भाई साहब। ये कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। बड़े भाई साहब, दो भाइयों की कहानी। दोनों हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे और जीवन को समझ भी रहे थे। तो ये उन दोनों की कहानी थी, बहुत ही प्यारी कहानी। आप में से जिस किसी ने भी अभी तक इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, और अगर आपको कहानी सुनना पसंद हो तो इस वीडियो को बार बार देख लें, नहीं तो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी देखें। तो आप इसे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैंने कोई नया अपलोड किया तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जाएगी।